साहित्य आज तक के इस उत्सव में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर जो दो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। और इनका परिचय करवाते हुए मुझे अतिरिक्त खुशी हो रही है। वैसे तो जो भी इस उत्सव में आता है उसके साथ हमारा आत्मीयता का, नेह का रिश्ता होता है और सम्मान का तो होता ही है, क्योंकि सारे साहित्यकार आखिर बरतते हैं। बाएं हाथ पे जो सज्जन बैठे हैं उनका नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के अयोध्या जी, अयोध्या के रहने वाले हैं। हिंदी के प्रोफेसर हैं, जेएनयू के मेरे सीनियर भी हैं, लल्लन टॉप के कॉलमिस्ट भी हैं। और इन सब से इतर दो परिचय और हैं इनके। एक अवधी भाषा या अवधी बोली, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी, उसको लेकर लगातार सक्रिय हैं। नई आवाज़ें और पुराने किस्से दोनों को पब्लिक स्फीयर में लाने का काम कर रहे हैं। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य आज तक में। दूसरे मेहमान जो हैं उनका नाम है मुन्ना, और ये सच्ची मुच्ची में उनका नाम मुन्ना है। साक्षी जी आप हंस रही हैं। और इनका घर का नाम है कुणाल। घर का नाम कुणाल है और बाहर का नाम मुन्ना है। और मुन्ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं हिंदी के। और बिहार की एक बहुत चर्चित विधा है लोक से जुड़ी हुई, लौंडा नाच, उस पर ये पीएचडी कर रहे हैं। किताब भी आने वाली है, किताब आने वाली। पीएचडी तो कर चुके हैं, प्रोफेसर हो चुके हैं, किताब आने वाली है। और भोजपुरी भाषा को इधर कुछ दिनों से, कुछ बरसों से अश्लीलता का, फूहड़ता का पर्याय मान लिया गया है, जो कि गलत है। भोजपुरी में पहले भी बहुत कमाल का काम हुआ है और अभी भी हो रहा है। और मुन्ना पांडे जैसे लोग उस काम को लोगों की नज़र में लेकर आ रहे हैं। भाषा या बोली, खड़ी बोली कब भाषा बन जाती है और ब्रिजभाषा कब बोली बन जाती है। आप लोग जिन ज़मीनों से उठकर आए हैं, जिन गांवों से, कस्बों से, शहरों से होकर आए हैं, वहाँ की ज़बान को दिल्ली में, एनसीआर में, मुंबई में, जहाँ कहीं भी नौकरी आपको ले जाती है, आप कितना बरत पाते हैं, किस तरह की मुश्किलें आती हैं, इन सब चीज़ों पर इस सत्र में बातचीत करेंगे। अमरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको मेरी तरह ये बुनियादी चीज़ ज़्यादा नहीं पता होगी। भाषा और बोली के बीच बेसिक अंतर क्या है, और कैसे तय करते हैं आप लोग साहित्य बरतने वाले या भाषाविद कि ये भाषा है और ये बोली है? खड़ी बोली भाषा है, ब्रज, बुंदेली, अवधी या भोजपुरी या मैथिली बोली है। भाषा और बोली का अंतर जो है, ये बहुत कोई फिक्स अंतर इस तरह से नहीं है। दो तीन बातें बताते हैं जिससे कोई बोली भाषा हो जाती है। जैसे उसका अपना व्याकरण हो, लिखित साहित्य हो, शब्दकोश हो, और उसकी अपनी लिपि हो। तो ये सब कारण बता दिए जाते हैं कि इससे एक बोली भाषा बन जाती है मोटे रूप से। और उसको बोलने वाले एक ऐसा समुदाय हो, एक बड़ा सा समुदाय हो, जिसकी वो पहचान बन जाए धीरे धीरे, तो वो भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है एक बोली। तो ये उसका मूल अंतर है। वैसे तो इसका भाषा और बोली का, जिस पर एक सोशियो लिंग्विस्टिक्स वेस्टर्न विचार है कि अ लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद एन आर्मी एंड नेवी, कि कोई भाषा, एक बोली ही भाषा हो जाती है अगर वो इतनी ताकतवर हो जाए कि उसके पास नेवी हो और आर्मी हो। तो इस तरीके से बोली और भाषा में सत्ता का एक जो है पक्ष है कि अगर बोली ताकतवर हो जाती है तो वो भाषा हो जाती है, और अगर भाषा, जो कि अपने हिंदुस्तान से बेहतर जो है उसका उदाहरण नहीं मिलेगा, कि एक भाषा जब कमज़ोर होती जाती है तो उसे बोली कह दिया जाता है। तो ये उसका अंतर है। सत्ता की, ताकत की बात कर रहे हैं अमरेंद्र जी। मुन्ना सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप जिस
जिस भोजपुरी की बात करते हैं, वकालत करते हैं, वो तो बहुत ताकतवर है, कई देशों में बोली जाती है। भोजपुरी निश्चित तौर पे कई देशों में बोली जाती है क्योंकि हमारा गिरमिटिया का एक बहुत समृद्ध इतिहास है। लेकिन भारत के संदर्भ में कुछ जो बड़ी दुश्वारी है कि संख्या बल में हम ज़्यादा हैं, और जब हिंदी के नाम पे जो तमाम राजनीतियाँ हो रही हैं उसमें मतलब उनसे वाबस्ता हैं हम लोग। लेकिन पूरी उस राजनीति में इसी बात को बार बार बताया जाता है कि ये भोजपुरी वाले लोग अगर 8वीं अनुसूची में गए तो चूंकि करोड़ों की संख्या है, सेंसस के हिसाब से ये 3 करोड़ बताते हैं, 16 करोड़ से ज़्यादा की आबादी मानी जाती है, और ये आबादी गई तो हिंदी अपने आप कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि एक भाषा शिफ्ट हो गई। क्योंकि मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ और आप लोगों से, मेरे लिए नहीं है माफ़ी का प्रश्न, मैं भोजपुरी को यहाँ भाषा ही बोलूँगा। तो भोजपुरी भाषी जो है संख्या बल में ज़्यादा होने के बावजूद जो है 8वीं अनुसूची के लिए जूझ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसको हिंदी का शत्रु बना दिया गया है। और उसके सबसे बड़े कारक भोजपुरी वाले ही हैं, क्योंकि जब भी चुनावी बयार बहती है तो भोजपुरी को हमेशा 8वीं अनुसूची का झंडा दिखा दिया जाता है और चटनी की तरह 8वीं अनुसूची चटाई जाती है पूरे भोजपुरी को कि भाई फलाने साहब पीएम बनी हैं तो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आई। 2014 का नारा था। और अभी मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, इस समय गृह मंत्री महोदय ने कहा था शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कि सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। दिक्कत क्या है कि लगातार जो ये चीज़ें हैं हमें लालच दिया जा रहा है, संख्या बल होने के बावजूद की बात नहीं है, वो ईमानदार अप्रोच नहीं है, दरअसल बनाने की ताकत नहीं है लोगों के भीतर, ऐसा नहीं है, ईमानदार अप्रोच नहीं है, वो चाहते नहीं है कि ये संख्या को हम शिफ्ट करें, जबकि ऐसा कोई ये सगुण नहीं है कि इतना निकल गया तो हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। दरअसल उस साजिश के तहत, इसलिए बोली और भाषा का जो सवाल है वो जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक लाइन नहीं खींच सकते, जिसका लिखित साहित्य आपने बना दिया तो उसको आप कहते हैं भाषा है। हमारे पास लिखित भी है तो भी दिक्कत है, फिर कहेंगे व्याकरण कहाँ है तुम्हारा, क्योंकि भाषा के लिए व्याकरण भी जरूरी है ना सर। तो व्याकरण जब हमने दे दिया तो आप कह रहे हैं क्या कि नहीं नहीं इसको अगर हमने दे दिया तो फिर तो हिंदी गई तो बांग्ला अपने आप आ जाएगी। तो शत्रुता का भाव जो है जबरदस्ती डर दिखा के रोका जा रहा है, और सत्ता हमेशा खेल खेलती है। भोजपुरी अमरेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली शब्दों की बहुत नज़दीकी है, एक ही वृहत परिवार है, तो इन्हें हिंदी की बोलियां क्यों ना कहा जाए, क्यों अलग से भाषा की मान्यता दी जाए? हाँ, शब्दों की नज़दीकी है क्योंकि ये जो इन भाषाओं में जो शब्द हैं वो इस बात के प्रमाण हैं कि इन अलग अलग भाषाओं के लोगों का आपस में संवाद होता रहा है। तो शब्दों की नज़दीकी कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी की भोजपुरी के साथ है या अवधी की भोजपुरी के साथ है। आप बंगला की भी देखेंगे, लेकिन शब्दों की नज़दीकी के कारण आप बंगला को बोली नहीं बोलते, उड़िया को बोली नहीं बोलते। अब मैथिली 8वीं अनुसूची में है, आप उसको बोली नहीं बोलते, गुजराती को आप बोली नहीं बोलते, मराठी को आप बोली नहीं बोलते। ये सारी आर्य भाषाओं की जो है भाषाएं हैं, इनमें शब्दों की नज़दीकी है। और तो और दक्षिण भारत की भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द वैसे ही मिलेंगे जैसे हिंदी में मिल रहे हैं, लेकिन वे भाषाएं अलग हैं। तो शब्दों की नज़दीकी इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये तर्क जो है ठीक नहीं है कि शब्द वैसे ही मिल जा रहे हैं दो भाषाओं में, इसलिए ये दोनों भाषाएं एक ही हैं और एक भाषा की बोलियां हैं, यह नहीं कहा जा सकता। भाषा निश्चित करने का जो बड़ा आधार होता है वो व्याकरण है। व्याकरण के आधार पर क्रियापद और शब्दों के साथ जो पूरे वाक्य में व्यवहार होता है वो अलग है। अवधी का अलग है, भोजपुरी का अलग है, मैथिली का अलग है, राजस्थानी का अलग है। इस आधार पर कहा जाता है कि ये जो है बोलियां नहीं भाषाएं हैं। और इस पर बहुत सुंदर हिंदी का व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है किशोरीदास वाजपेयी। उन्होंने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन। तो उसका जो पहला संस्करण लिखा तो उन्होंने भी माना था कि ये अवधी, ब्रजी, बुंदेली और भोजपुरी ये सब हिंदी की बोलियां हैं। लेकिन जब दूसरा संस्करण उसका आया तो उन्होंने जोड़ दिया कि ये मेरी मान्यता गलत थी, ये सब अलग भाषाएं ही हैं। अगर हम इनको अलग भाषाएं ना कह के बोलियां कहते हैं तो हमें उड़िया, बंगला और गुजराती को भी हिंदी की बोलियां ही कहना चाहिए।
तो ये गलत है। भाषा वैज्ञानिक आधार पर ये गलत है। लिंग्विस्टिक अप्रोच यही कहता है कि अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि आदि भाषाएं स्वतंत्र भाषाएं हैं, हिंदी की बोलियां नहीं हैं। अगर ये स्वतंत्र भाषाएं हैं जैसा आपका तर्क है, दावा है, तो इनकी अस्मिता को लेकर, 8वीं अनुसूची को लेकर अभी तक चीज़ें इतनी मुखर क्यों नहीं हुई? ये मेरा आप दोनों से सवाल है। अब मुखर जैसी चीज़ें इसलिए दिख रही हैं क्योंकि माध्यम हमारे पास अब बहुत आ गए हैं। मेरे पास कुछ एक उदाहरण हैं इसके। मसलन पहला जो ठीक ठाक अगर मुझे याद है तो 56-57 में पहली बार भोजपुरी को लेकर समन्वित प्रयास, एक अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन में ये बात उठी थी। और उसके बाद इसको सीधे मैं आता हूँ 74 में भी एक बड़ी अमरेंद्र सर उस पर और रोशनी डाल सकते हैं। हिंदी के बड़े साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पटना में जब अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन हुआ, उसके अध्यक्षता वो कर रहे थे, 74-75 की बात है। वहाँ ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी और पीछे वो एक ऐतिहासिक गलती अपनी मानते हुए उसने बयान दिया उन्होंने उसमें। तो मैं बता दूं कि भोजपुरी को नहीं आने देने में उन लोगों को माना जाता है। कई लोग कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक हाथ था, साहित्य अकेडमी में थे तो बहुत मान्यता नहीं दे रहे थे। 74-75 में जब ये अध्यक्षता कर रहे हैं उस सम्मेलन की, तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि अगर बाण भट्ट की आत्मकथा मैंने भोजपुरी में लिखी होती अपनी ज़बान में तो शायद कहीं बेहतर होता। और ये चीज़ है कि आवाज़ उठ रही थी लगातार और छोटे छोटे पॉकेट्स में उठ रही थी। सारण जिला भोजपुरी सम्मेलन है, बनारस के कुछ सेंटर पे है, गोपालगंज में 1948 का एक जो मेरा गृह जिला है वहाँ पे राहुल शंकरतैन अध्यक्षता करते हैं, 1948 की बात है। तो सोचिए आवाज़ें उठ रही थी, दरअसल हमारी नज़र उस तक नहीं जा रही थी। ये जो भाव है ना कि ये भोजपुरी के साथ एक बड़ी दुश्वारी मैं मानता हूँ कि ये माइग्रेशन चूँकि बहुत हुआ तो इसके आर्ट फॉर्म को भी लेके भिखारी ठाकुर को बहुत समय तक जूझना पड़ा। नचनियों का फॉर्म है, इस तरीके की बात कह के जो हीनता बोध जो पैदा किया गया, इसलिए हमारी आवाज़ों को सुना ही नहीं गया। अब चूंकि ओपन फोरम है तो पिछले 21 सालों में 25 सालों में जो आवाज़ें दिख रही हैं आपको, वो आवाज़ें तब छोटे पॉकेट्स में थी, अब सेंटर में लड़ रही हैं। डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह ने शुरू किया जंतर मंतर पे हमला बोलो, और अब लगातार चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग लगे हुए हैं और अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं थी, इतिहास तो शुरू से है, 70 सालों का इतिहास है। सोशल मीडिया के दौर में वो आवाज़ें ज़्यादा सुनाई दे रही। जी अमरिंदर सर, ये ठीक बात है कि आवाज़ें थीं, सुनाई नहीं दे रही थीं। उनको आवाज़ों को लाने के लिए वो रास्ते नहीं मिल रहे थे, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे थे कि वे आवाज़ें आती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदी का जो राष्ट्रवाद था, हिंदी नेशनलिज्म, उसके कारण लोगों ने अपनी आंचलिक भाषाओं को से हट करके हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की जो कोशिश की, उसमें उसकी बात ना करने को राष्ट्र की मजबूती के साथ जोड़ के देखा गया। और ये हिंदी राष्ट्रवाद जैसे भारत में इन तमाम भाषाओं के कारण रहा है, उसी तरीके से उर्दू राष्ट्रवाद पाकिस्तान की भाषाओं को भी उसी तरीके से उसने दबाया है, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, खैबर पख्तूनख्वा की भाषा हो या बलोची हो। तो आवाज़ें वहाँ भी रही हैं। सिंधी ने अपना बना लिया, पंजाबी का अब धीरे धीरे वहाँ पर हो रहा है। हमारे यहाँ पंजाबी पहले से बनी हुई है भाषा के रूप में। तो आवाज़ें रही हैं, लेकिन हिंदी को बनाने के चक्कर में, क्योंकि उर्दू के खिलाफ हिंदी को खड़ा करना था, एक तो ये भी झगड़ा रहा है, तो उसके खिलाफ बनाना है, तो हिंदी को बनाने के लिए वो आवाज़ें इधर लग गई हिंदी को बनाने के लिए। और जो आवाज़ें थीं जब, तो वो आवाज़ें सुनी नहीं गई उस तरीके से जितनी उनको सुनी जानी चाहिए थी। उनको लाने के रास्ते भी नहीं मिले। और भूलना नहीं होगा, जब हिंदी के 80 साल ही हुए थे तो शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, जिसकी चर्चा कोई हिंदी साहित्य इतिहास में नहीं करता। तो जो आवाज़ें थीं उनकी चर्चा कम हुई थी, और आवाज़ें ना उठें इसके लिए कोशिश की गई थी। निराला, रामविलास शर्मा जैसे लोगों ने कहा था हमारे अवधी भाषियों से कि आपकी माताओं को खड़ी बोली हिंदी सीखनी चाहिए, भविष्य का महाकवि वही होगा जिसकी माँ अपने बेटे से खड़ी बोली हिंदी में बात करेंगी। यह स्त्री शिक्षा नाम के लेख में प्रबंध प्रतिमा जो निराला का जो निबंध संग्रह है उसमें निराला ने कहा, और इस बात को आगे इंडोर्स किया, बढ़ाया रामविलास शर्मा ने। तो बहुत ही नीचे स्तर पर जा कर के इस भावना को हतोत्साहित किया गया कि लोग अपनी भाषाओं से जुड़ें।
अपनी मैं लोक इसमें भाषाओं। ऐड जी, करता please। हूँ क्योंकि निराला साहब का नाम आया। निराला जी बड़े साहित्यकार हैं, हिंदी के भी एक बड़े पोएट हैं नागार्जुन। उनके लिए जो पहले तो एक चीज़ समझिए कि हिंदी के खिलाफ ना अवधी है ना भोजपुरी है। हिंदी को ज़बरदस्ती जो खतरा दिखा के जो लोग कुछ कहना चाहते हैं ना कि इन बोलियों से, राजस्थानी और तमाम बोलियों से खतरा है, हमारी भाषाओं से उनको खतरा है, ऐसा नहीं है। तो नागार्जुन जैसा हिंदी का बड़ा पोएट जो मैथिली के भी थे, यात्री नाम से लिखते थे, उन्होंने बड़ी पीड़ा और क्षोभ में एक बात कही थी। कहा कि ये जो हिंदी जो एक नई छोकरी है वो बुढ़िया मैथिली को की पीठ पे लात मार रही है। अब एक बड़ा पोएट और ये लिख रहा है, तो इसके जवाब में लोगों ने लिखा कि चूंकि नागार्जुन मैथिली में नहीं लिखते तो शायद उनको साहित्य अकेडमी भी नहीं मिलता। और आप भी जानते हैं जब दर्ज करना होता है प्रतिरोध का स्वर तो आप कह देते हैं कि खड़ी हो गई कांप कर कंकालों की हुक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। और जब कहना होता है तो मैथिली का घोषित करते हैं कि साहित्य अकेडमी लेना था, इसलिए नागार्जुन ने ऐसा कहा। ये बात मुझे इसलिए ज़रूरी लगी कहनी क्योंकि निराला एक कंटिन्यूएशन में बात मुझे कहनी थी। और इसके साथ एक और जोड़ना ज़रूरी है कि कैसे खड़ी बोली का जिस तरह से भय दिखा के बोलियों के हमारी माँओं बहनों को जो कहा गया, चाहे परिवार को, एक मैं जिक्र करता हूँ कि हिंदी का एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि क्यों हिंदी ज़रूरी है और बोलियों को क्यों उस छाते के भीतर आ जाना चाहिए जो वो बोली कह रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ हमारी भाषाओं को उसके अंदर आ जाना चाहिए कि चीनी का सबसे छोटा दाना पानी में पहले घुलता है। और इस लाइन के तर्क में वो लिखते हैं, कौन लिखते हैं? मैं नाम कहें तो बता देता हूँ। जी बिल्कुल बताएं। चिंदी चिंदी होती हिंदी नाम से डॉक्टर अमरनाथ जी ने लिखा है। उस लेख में वो लिखते हैं, हिंदी बचाओ मंच के 1 साल की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है। और वो बात आप भी तय करें कि जो भाषा की अपनी बात कर रहा है उसके लिए कैसे चीज़ें यूज की जा रही हैं। है कि अश्वम नैवम गजम नैवम व्याघ्रम नैव च अजा पुत्रम बलि दद्याव दुर्बल घातकः। संस्कृत मेरी ठीक नहीं है, हिंदी में पढ़ देता हूँ कि अश्व यानी घोड़े की बलि नहीं दी जाती, गज यानी हाथी की बलि नहीं दी जाती, बाघ के बलि की तो कल्पना भी नहीं की जाती, बकरी की बलि दी जाती है। और देव भी जो है दुर्बल के लिए ही घातक होता है। तो हम ये मान लेते हैं हिंदी को बाघ की भूमिका निभानी है। ये अगली लाइन ये है कि हमें हिंदी को उस बाघ की तरह रखना है। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनके लिए अवनी अभी मार दी गई है और उनसे बड़ा बाघ एक वहाँ उपलब्ध था कि अवनी की जगह को मारना है, और सेव अवनी नाम का हम कैंपेन चला रहे हैं। तो हम वो बकरी हैं या बकरा हैं हिंदी के लिए। अगर इस तरीके की भाषा होगी तब तो ये स्पंज के उस गोले पे आप बैठे हैं जनाब कि जब आप उठेंगे तो दुगनी तिगनी ताकत से ये भाषाएं चढ़ेंगी आपके माथे। फिर हिंदी और तमाम बोलियों का आपसी जो संघर्ष होगा वो दूसरे लेवल पे जाएगा। तो ये मत कीजिए एटलीस्ट। तो ये आप में से कितने लोगों को अवधी भाषा या बोली आती है? अच्छा, अभी देखिए हाथ बदलेंगे। कितने लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी या सुनी है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई। एक चीज ये बताइए सर कि जिसके पास मानस जैसी समृद्ध परंपरा हो, जिसकी चौपाइयाँ, जिसके दोहे, जिसके श्लोक सुन के हम बड़े हुए हैं, वहाँ पे आज अवधी के पक्ष में जो अभियान चल रहा है उसको इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि ये हिंदी को कमज़ोर करने की, हिंदी की अविरल धारा को इधर उधर बांटने की कोशिश है? इसके पीछे तर्क क्या है, वजहें क्या हैं? किस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं आप लोगों के ऊपर? ये नई उम्र के कुछ लड़के आ गए हैं, सोशल मीडिया पर फसाद करने में लगे हुए हैं ताकि आगे चलकर कभी अवधी भाषा हो जाए तो चिरौंजियां सबसे पहले इन्हीं की झोली में गिरे। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है। कहते हैं कि अवध राज्य बनवाना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बात ये है कि ये तो तरीका है कि जिसको दुकान चलाना होता है वो कहता है इस पे खतरा है। अगर हिंदुत्व की दुकान चलानी है तो कहना हिंदू खतरे में है ना। इस्लाम की दुकान चलानी है तो कहना इस्लाम खतरे में है। इसी तरीके से अगर हिंदी की दुकान चलानी है तो कहना हिंदी खतरे में है। तो खतरे में किससे है? अंग्रेजी से तो लड़ना नहीं, क्योंकि अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना है। तो लड़ना किससे है? तो ये बोली वाले आ गए हैं बीच में, टपर टपर कर रहे हैं, इनको बैठा दिया जाए। तो ये उनकी कोशिश होती है। इसलिए वो पहला हमला ये करते हैं कि ये लोग आके हिंदी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने एक झूठा छद्म बनाते हैं कि वे हिंदी भक्त हैं। इसके लिए हिंदी का अपना नेचर ही रहा है, स्वभाव ही रहा है, ये सबसे मिलकर बनती है। आज अंग्रेजी के शब्द मिलकर बन रहे हैं हिंदी में, और हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में बढ़ी है। किसी की अपनी मातृभाषा ज़बरदस्ती हिंदी है ऐसा कहा जा रहा है।
तो इस बात को समझना होगा। और जो लोग ऐसा आरोप कह रहे हैं कि हिंदी है अकादमी, हाँ कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं, आपने जो पूछा कि इनको अकादमी बनवानी है, अपना लाभ लेना है, फंड इसलिए जा जुटाना रहे है हैं। सरकार हाँ, से, फंड लेना है, इसलिए तो मठाधीश अच्छा बनना है। हाँ, कि अवधि बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, भोजपुरी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि हिंदी की सारी अकादमियाँ बंद कर दीजिए इस तर्क से। तो मुन्ना, सारी आपसे अकादमियाँ मेरा बंद कर सवाल दीजिए। थोड़ा सा अलग वही है। चीज़। मैं एक चीज़ इसलिए जिक्र करना चाह रहा हूँ जी, कि जल्दी एक चीज़ बड़ा वो देशद्रोही माइक जैसा थोड़ा टर्म पास। है जी, कि एक जगह और मैंने पढ़ा कि दोज हु आर एडवोकेटिंग फॉर भोजपुरी मगही ईटीसी आर वर्किंग अगेंस्ट हिंदी दो टेकिंग एवरी बेनिफिट्स फ्रॉम हिंदी, देशद्रोही। अच्छा, आप भी देशद्रोही हैं? हाँ, हेंस दिस बिल मस्ट बी स्टॉप्ड एट ऑल, अच्छा, एट ऑल कॉस्ट, ये कहा गया। और ये भी कहा गया कि संविधान, ये जो संवैधानिक अधिकार की जो मांग कर रहे हैं, दरअसल उन्हें वो जो आप कह रहे थे रेवड़ियों की, कह रहे हैं कि उनको है, वो साहित्यकार सबसे आगे हैं जिनको इसमें पुरस्कृत और सम्मानित होने की संभावना दिख रही है। इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, जबकि ये तय बात है कि जो बोलियों की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी अपनी भाषाओं की, मातृभाषाओं की जो बात कर रहे हैं, वो हिंदी के खिलाफ तो है ही नहीं। जी, हिंदी तो हम भी कह रहे हैं कि हिंदी इस देश को एक सूत्र में बांधने का एक मीडियम है, एक लैंग्वेज मीडियम है, संपर्क भाषा है हमारी, और हम सब रोजगार की भाषा है कई लोगों की, मैं भी उसमें हूँ, आप भी हैं, तो इसलिए उस तरीके का नहीं है। बहरहाल आप भोजपुरी भाषा को लेकर मैं तो ट्रोल नहीं किया जाऊंगा ना, मैं भाषा बोल रहा हूँ भोजपुरी और अवधि को। भोजपुरी भाषा को लेकर इस देश में बहुत भ्रांतियां हैं जो अलग अलग माध्यमों के जरिए पहुंची हैं। गरीबों की भाषा, रिक्शे वालों की भाषा, भैया लोगों की भाषा, सिनेमा में भी नौकरों को बातचीत करने दिखाना होगा तो तड़ से जी भोजपुरी, अवधि तुरंत आ जाएंगी। उनको लगता है कि ये गरीब लोग बोलते हैं ये भाषा। और इधर जो भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा चंक आ रहा है, उससे भी एक नई छवि बनी है। गुड्डू रंगीला से जो परंपरा शुरू होती है गानों की, सिनेमा की, वो निरहुआ और कलुआ और खेसारी लाल, पर एक भोजपुरी और भी तो है जो शारदा सिन्हा की भोजपुरी है, भिखारी ठाकुर की भोजपुरी है, मालिनी अवस्थी की भोजपुरी है, जिसमें सुंदर गद्य और पद्य रचा जा रहा है। हालांकि विद्वानों में मतभेद है कि मालिनी अवस्थी की भोजपुरी है या कौन सी भाषा है उनकी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भोजपुरी के बारे में जो स्टीरियोटाइप बना है उसकी क्या वजह है? देखिए, जो कैसेट कल्चर है ना, इसने एक छवि तो बनाई उसकी, क्योंकि लेबर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। मुग़ल सल्तनत के ज़माने में तो सिपाही बहाली केंद्र ही रहे हम, जो बक्सरिया तैलों की भर्ती बक्सर से होती रही, गाजीपुर का एक पूरा ज़िला ही है आर्मी में सबसे ज़्यादा लोगों का, तो और मजदूर तो खैर रही, कलकत्ते की तरफ गए, मायमे सिंह के कारखानों दूसरी तरफ। खैर, ये वजह तलाशना बड़ा अजीब सा है। इसके लिए तो फिर आप जेंडर डिस्कोर्स में घुस जाएंगे कि एकाएक वो जो कैसेट्स आने शुरू हुए, मैं एक जगह आप ही के मन से मैंने कहा था कि शिव भक्ति के और भक्ति कैसेट्स के भीतर उन्होंने खेल खेला था, प्रकरण बस वैसे गाने ठूस देते थे। विस्तार से बताइए। दरअसल 90 का शुरुआती दौर है भोजपुरी इलाकों में, और उस इलाके में कैसेट्स आते थे, शिव विवाह, शिव कलेवा करके, अगर आपको याद हो, और शिव की किस तरह से जो कामदेव ने तपस्या भंग की थी उसका मिथकीय कथा कहते कहते बीच में कहानी कह देते थे कि एक गाना कहते थे कि एक नौजवान था नए ज़माने का, उसकी बीवी ऐसी थी तो लजाती नहीं थी क्योंकि अपने भतरा की कमाई खाती थी, पति की कमाई खाती थी। लोगों को बड़ा चुटीला लगने लगा, और वो जो एकाएक इस तरीके का छिछोरापन था, हमारे भीतर एक बहुत छुपा हुआ आदमी बैठा है, पुरुष बैठा रहता है दरअसल, और इस तरीके का जब स्त्रियों को लेके एक स्टीरियोटाइप रचा जाता है तो उसको गुदगुदाने लगता है, और इस चीज़ को बड़ी तेज़ी से पकड़ा गया। और इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझा रहा हूँ कि संजीव एक राइटर हैं, कैसे पतुरिया का नाच देख के पूरबीय नौजवानों का कलकत्ते में दूसरी औरतों से संबंध हो जाने की जो बात कर रहे हैं, ये उदाहरण इसलिए ज़रूरी है कि बताऊं कि क्यों इस मानसिकता को पकड़ के, साइकोलॉजी को पकड़ के ऐसे कैसेट्स आने शुरू हुए होंगे। मतलब एक राय मेरी ये हो सकती है, आपके पास और भी तर्क हो सकते हैं, उससे मैं समृद्ध होऊंगा। तो वो जो है गाने जो शुरू हुए, वो गाने गए, अश्लील गाने थे सारे के सारे, ऐसा नहीं था कि रिवाज में था हमारे, उनके जेब में पहुंचने लगा ये। और शादी करके माइग्रेशन उसका हो चुका है, माइग्रेट है, कलकत्ते में बैठा है, दिन भर आ रहा है, एक कल्चरल जोन उसका बना हुआ है छोटे लेवल पे ही, वहाँ वो जाके नाच गाना देख रहा है। अब संजीव लिखते हैं कि बर बुता जाने के लिए जो आग जली है,
दिमाग में, वो बरबुता जाने के लिए उसको एक देह चाहिए, वो एक संबंध में स्थिर हो जाता है। और ये जो स्थितियां हुई, जो एक दूसरे लेवल पे गई, वो और ज़्यादा खराब होती गई, क्योंकि हमारे भीतर अंततोगत्वा जो है ना, स्त्रियों को लेके जो बना हुआ रहा, और जो पुरुष घर से दूर है उनके भीतर ये ज़्यादा पॉपुलर है, बजाय इसके कि देहातों में। जब ये स्टार बन गए हैं तब लौटे हैं अपने शहरों में, जब ये सिनेमा के पर्दे पे आ गए हैं तब। ये गायक के तौर पे उतने फेमस नहीं थे। और आप देखिए इनका एक दौर है, और आप अब देख रहे हैं कि वही जनता अब इनको मार भी रही है, क्योंकि हम सिर्फ भिखारी ठाकुर नहीं है ना, हमारी सीमा है भिखारी ठाकुर जानने की। रसूल मियाँ हमारे यहाँ हैं। आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि रसूल मियाँ भिखारी ठाकुर के पूर्ववर्ती हैं और गोपालगंज के हैं, और वो नचनिया हैं। और रसूल मियाँ गांधी की हत्या पे लिखा है उन्होंने अपने नाटकों के शुरू में नाच करते थे तो कहते थे कि ब्रह्मा के मोलू विष्णु के मोलू। मुस्लिम है और हिंदू के गीत गा रहा है, हिंदू घरों के गीत गा रहा है। ये हमारी ताकत है, जिसे हमारे ये एडमिट करना होगा कि हमारे साहित्यकार या हमारे, क्योंकि ये ला नहीं पाए, इसका कारण ये था कि जिंदा रहने का प्रश्न सबसे बड़ा था हमारे समय। जिंदा रहने का प्रश्न सबसे बड़ा था। जब जमीन ही नहीं थी पैर के नीचे तो अपनी जड़ों की तरफ लौटे ही नहीं। और अब चीज़ें दिख रही हैं तो अब उखड़ के आ रही हैं चीज़ें सामने से। रसूल मियाँ जैसा बड़ा नायक नहीं है इस समय भोजपुरी इलाके में। अभी और काम होना बाकी है। सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने उस पर काम किया है। रसूल मियाँ को जानिए आप कि वो विक्टोरिया के खिलाफ लिख रहा है, और वो कहता है कि छोड़ दा गोरखी के अब तो गुलामी बलमा, एक कहिया ले करबा खुशामी बलमा। नचनिया है भोजपुरी इलाके का। वो इतना ही नहीं, हथुआ राज के दरबार में खड़ा होकर वो आदमी कहता है, हथुआ राज के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों के समर्थक थे। ये सब बताना ज़रूरी है भोजपुरी के बारे में, जान लीजिए। निरहुआ गुड्डू रंगीला ऐसे लोग नहीं है ये लोग। इसके लिए बड़ा माफ़ीनामे के साथ कह रहा हूँ, ये एक पूरी भाषा और संस्कृति के बलात्कारी लोग हैं। और माफ़ कीजिए, आप लोगों को लग रहा था, कोई कह रहा था कोई तिवारी भी हैं। झूठ का प्रपंच नहीं चलता है, भाषा के ऊपर लगातार झूठ बोला गया है, उसमें ये लोग भी हैं। और गायकी का जो आलम है ये है कि एक गायकी का और उदाहरण बता देता हूँ, रसूल मियाँ की बात कर लेते हैं। एक गायकी और बता देता हूँ, स्त्री शिक्षा के ऊपर उन्हीं का गाना है, मैं गिनता नहीं हूँ इसलिए कह रहा हूँ। नया इसलिए कि उनका ही एक गाना है कि बबनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खैर इसे रहने दीजिए। मनोज तिवारी का गाना है, उनका गाना है, पहले गाया है उन्होंने, लेकिन उन दिनों वो समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे। बहरहाल, लेकिन गाने तो है ना। हाँ, हटा हटा रह तनी बच के अजबे सामान निकर लच के, ये सब तो ये छोड़ दीजिए। इसलिए सर इधर से आवाज़ आई थी, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये रहने दीजिए। रसूल मियाँ पे रहिए कि दरबार में खड़ा होके भोजपुरी का एक लोक गायक लोक नर्तक कह रहा है, रानी को अपने कह रहा है, और उसके बदले में अपना मुंह तुड़वा लेता है और हाथ तुड़वा लेता है कि ये बुढ़िया जहर के पुड़िया ना माने मोर बतिया रे, यार से ठट्ठा करे नज़र लड़ावे रतिया रे, ऐसा कुछ करके वो लाइन है। तो ये चीज़ें रही हैं, हम फेल रहे। लेकिन अब चूंकि माध्यम बहुत आ गए हैं, और जो जनरेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू और ऐसे मंचों से जब अपनी भाषा के बारे में सुनती है कि ऐसा तुम्हारा छवि है, ऐसे तुम काउंट होते हो, तो वो फिर छटपटाहट जो होती है वो लौटने पे मजबूर कर देती है। और इसीलिए कहता हूँ कि हिंदी के शत्रु कोई भाषा कोई बोली नहीं है, ज़बरदस्ती का भी तंडावाद खड़ा कर रहे हैं। प्लीज़ जी, ऑडियंस क्वेश्चन आंसर के लिए कोई सवाल पूछना चाहेगा? जी, मुन्ना पांडे सर से क्वेश्चन है कि हमें लगता है कि भोजपुरी में जितना अश्लीलता बताई जाती है उससे कई ज़्यादा अन्य भाषाओं में अश्लीलता है। हमारी समझ से यह है कि हिंदी भोजपुरी में जो अश्लीलता दिख जाता है अन्य भाषाओं में उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि मैं फिर वही जाता हूँ कि चूँकि बहुत पसरे हुए लोग हैं हम, ठीक है, और थोड़ी आसानी से चढ़ भी जाते हैं, और माध्यमों में हमारी जो छवि है उस वजह से भी कई दफ़े चीज़ें लगती हैं, और कई दफ़े जो उसके कैसेट कवर होते हैं ना वो भी अट्रैक्ट कर देते हैं चीज़ों को लेके। और इससे नहीं तय कीजिए कि दूसरों में भी बहुत ज़्यादा है। यही दुश्वारी है कि हम तुलना करने लगते हैं। भाई साहब, एक आंख के बदले दूसरी आंख का सिद्धांत नहीं चलेगा। जी, अगला सवाल। इससे बचिए। मेरा सवाल शायद सौरभ जी आप खुद जवाब दे सकते हैं, मुन्ना जी भी हैं, भोजपुरी के संदर्भ में है। भोजपुरी, मुझे मेरी माँ बोली बुंदेली है। नहीं, मैं बुंदेली पे नहीं, मेरा जो सवाल है उसको सुनेंगे तो शायद आप उससे। भोजपुरी बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश में है। जो दूसरी बोलियों को जब हम भाषा का दर्जा दे देते हैं तो हमें लगता है कि एक चौहद्दी का मसला होता है।
वो चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, भोजपुरी की चौहद्दी नहीं है। तो क्या ये मसला है कि भोजपुरी चौहद्दी में नहीं है, इसलिए उसको हम बोलियों तक ही रखेंगे, भाषा में नहीं जाने देंगे उसे? नहीं, मैं चौहद्दी नहीं, लेकिन संख्या बल वाला जो चिंता है, और चूंकि बहुत साहित्यकार उसके हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं, इस वजह से एक बड़ी चीज़ें हैं उसमें, मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो सकता है। मेरा ये पक्ष है इस बात पे। राहुल देव सर एक सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरी सवाल इस सेशन। मैं माफ़ी चाहता हूँ मुन्ना पांडे जी की मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, थोड़ा देर से आया। ये जो शायद आप 8वीं अनुसूची की बात कर रहे होंगे भोजपुरी की, जो नहीं कर रहे थे सर। हैं जी, वो अवधि के लिए और ये भोजपुरी के लिए। हाँ, तो उसमें ये था कि हिंदी की लगभग 43 से 47 उपभाषाएं या सहभाषाएं मानी जाती हैं। हिंदी परिवार में 43 या 47 भाषाएं हैं। मैं उनको बोली नहीं कहूँगा, बोली भाषा विज्ञान की दृष्टि से अंतर नहीं होता, सब भाषा होती है। और 38 भाषाएं ऐसी हैं पूरे देश में जिन्होंने गृह मंत्रालय में अर्जी लगा रखी है दशकों से कि उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। प्रश्न ये है कि ये जो हिंदी की एक ताकत है, उसकी एक कम से कम प्रथम भाषा के रूप में उसके मानने और बोलने वालों की जो संख्या है, जो 50-60 करोड़ कितना भी कह लें आप, उससे एक जो ताकत बनती है, एक जो भाव बनता है, और दुनिया जिससे उसको जिस निगाह से देखती है, तो हिंदी की अगर ये 47 में से चलिए अगर 10 भी भाषाएं अपने को कह दें कि हमको अलग करिए, हमको हिंदी के साथ नहीं रहना संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे, तो फिर पहली बात उनका क्या भला होगा? मैथिली बन गई तो मैथिली का कितना भला हो गया, कितने आगे बढ़ गई वो, उसमें कितने कितने विद्यालय खुल गए, कोई एक महाविद्यालय भी खुला हो, विश्वविद्यालय खुला हो। सौरभ जवाब ले लें। सर मैं पहला तो अंतिम से, मैथिली 23 दिसंबर को 15 साल हो जाएगी सर, और मैं बताऊं मैथिली का अलग होने से कुछ भला हुआ या नहीं हुआ, हिंदी उसके बाद भी 15-16% संख्या में ज़्यादा है, बढ़ गई, मतलब कमी नहीं हुई है। हिंदी का चरित्र ही ऐसा है, तो इनके बोलियों से, इनके भाषाओं से या उपभाषाओं के बाहर निकल जाने से, जो आप कह रहे हो भाषाएं, ग्रियर्सन ने भी नहीं कहा, उदयनारायण तिवारी ने भी नहीं कहा, वो चली जाएंगी तो भी कुछ होना जाना नहीं है। मैं इस चीज़ को ही नहीं मानता जो आप कह रहे हैं ना कि ये 38 जो अर्जियाँ लगी हुई हैं, आप उस चीज़ को पहले बंद कराइए जो हर चुनावी मौसम में खड़ा होके ये कह देता है कि इनको बना दो, हम तुमको 8वीं अनुसूची दे देते हैं। दिक्कत वहाँ भी है, वो हमारी समस्या सबसे बड़ी है। आप वहाँ रुकवाइए, पहले अपने आप हो जाएंगे। और हिंदी की तो जो छवि बनी थी वो राष्ट्रीय एकता के लिए बनी थी, आज़ादी के समय का लेके। 80 साल का शिवदान सिंह चौहान का जिक्र कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का 80 बरस, 80 साल ही मान लीजिए बस। तो इसीलिए बोलियां तो मांगेंगी, क्योंकि आपने वो रास्ता दिखाया है और वो जायज़ हक है, वो मांगेंगी है। चलिए, मंच पर संवाद की शुरुआत होती है, बाकी पूरा मैदान है, पूरा दिन है, ये बातचीत यूं ही जारी रहेगी बाहर भी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में आने के लिए। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, मुन्ना पांडे जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।